हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की और आज की सबसे और दिन भर की बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ देशों का ही एजेंडा नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन में जयशंकर जी ने दुनिया को दे डाली नसीहत, कनाडा को ऐसे घेरा जिसके बाद कनाडा देने लगा लोकतंत्र की दुहाई। यूनाइटेड नेशन में जयशंकर जी के बाद बयान में दिखा भारत को लेकर के डर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पाकिस्तान ही है खालिस्तान का बाप। ISI की कनाडा से मिली भगत हुई बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे और दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान की खालिस्तानियों पर निकली सच्चाई। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर पुणे में गणेश पंडाल में लगी आग, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बताएंगे दोस्तों अफरा तफरी के माहौल में और आखिरी आग लगी कैसे, सारी जानकारियां बताएंगे। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी PM मोदी का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की तरफ से नमस्ते कहते हुए जयशंकर जी ने UNGA में दुश्मन देशों को, साथ में कनाडा को घेरने की जो कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद एक एक तरीके से जयशंकर जी ने नंबर बारी से सबको लताड़ लगाई दोस्तों। पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा कुछ देशों का ही एजेंडा नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन में जयशंकर ने दुनिया को नसीहत देते हुए कहा और साफ साफ कहा है कि ये वो भारत नहीं है जो कुछ देशों के एजेंडे पर चला करता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़ी ही मजबूती से भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की ओर से नमस्ते। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, विकासशील देशों पर सबसे अधिक दबाव है, विश्वास के पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जगाने के इस UNGA के विषय को हमारा पूरा समर्थन है। ये हमारी आकांक्षाओं को साझा करते हुए हमारी उपलब्धियों और चुनौतियों का जायजा लेने का एक अवसर और लक्ष्य है। जयशंकर जी ने कहा कि हर आपदा में भारत ने आगे बढ़कर मदद किया है। इतना ही नहीं, जयशंकर जी ने कनाडा का बिना नाम लिए कहा कि राजनीतिक सुविधा से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं है, संप्रभुता का ख्याल रखा जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जी हाँ, इसके अलावा अपने भाषण में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की भारत की मांग को दुनिया के सामने दोहराया है। उन्होंने कहा कि वो समय बदल रहा है, अब दूसरे देशों की बात सुननी होगी और कुछ देशों का एजेंडा दुनिया पर नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने कहा वे दिन खत्म हो गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनके साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समाज के लिए बोलता हूँ जहाँ लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं में गहरी आधुनिक जड़ें हैं। हमारी सोच, दृष्टिकोण और कार्य ज्यादा जमीनी और कारगर है। दोस्तों जयशंकर जी ने कनाडा को भी इनडायरेक्टली बिना नाम लिए जो लताड़ा है दोस्तों, वो देखने वाली बात है। इतना ही नहीं, बता दें आपको जयशंकर जी ने जब फटकार लगाया कनाडा को तो लोकतंत्र की दुहाई देने लगा कनाडा। यूनाइटेड नेशन में कहा विदेशी दखल से है खतरा। बता दें कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में जवाबी पलटवार में कहा है कि विदेशी ताकतों के दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। ट्रूडो के भारत पर आरोप के बाद से दोनों देशों के संबंध खराब होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत बॉब रे ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए राजनीतिक फायदे के लिए झुका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें निष्पक्ष और लोकतांत्रिक समाजों के मूल्यों को बनाए रखना होगा। हम किसी के राजनीतिक फायदे के लिए झुक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशी दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। सच्चाई ये है कि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिन पर हम सहमत हुए हैं, तो हमारे उन्मुक्त समाजों का ताना बाना टूटने लगेगा। यानी कि जयशंकर जी के लताड़ के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कनाडा में भी बौखलाहट देखने को मिली है और अब लोकतंत्र की दुहाई देने लगा है कनाडा, वो भी किस देश के सामने। कनाडा को बिल्कुल नहीं पता कि लोकतंत्र के मामले में भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 कंट्री है और भारत को ही लोकतंत्र की दुहाई देने लगा है। इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है, एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ही है खालिस्तान का बाप। ISI की कनाडा से मिली भगत हुई बेनकाब। बता दें कनाडा में भारत के खिलाफ चल रहे खालिस्तानी डर्टी गेम के पीछे पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खालिस्तान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बहाने खालिस्तानियों से हमदर्दी दिखाई, तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नापाक साजिशें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान ही खालिस्तान का जन्मदाता है और कनाडा से मिली भगत
स्वागत करके आईएसआई अपने भारत विरोधी साजिशों को अंजाम दे रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रीच इन यूके चैप्टर अकाउंट से खालिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के गठजोड़ का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें एक वाहन पर खालिस्तान का झंडा लहरा रहा है और उसी गाड़ी में बैठा एक बच्चा पाकिस्तान का झंडा लहराकर बहुत खुश हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के आकाओं को बड़ी संख्या में फंडिंग मिली है। आईएसआई खालिस्तानी तत्वों को भारत के खिलाफ मदद मुहैया करा रही है। पिछले दिनों जिस खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई थी वो अर्श डाला का दाहिना हाथ है। जानकारी के मुताबिक अर्श डाला का संबंध निज्जर से था। अर्शदीप के तार आईएसआई से भी जुड़े हैं और वो आईएसआई के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भारत में वारदात को अंजाम देना चाहता था। अब ऐसे में दोस्तों इस खबर के माध्यम से आपको हमने पूरा पाकिस्तान और खालिस्तान के बीच का काला चिट्टा खोलकर रख दिया दोस्तों, और क्लियर बता दिया है कि पाकिस्तान ही है खालिस्तान का जन्मदाता। आईएसआई की कनाडा से मिली भगत अब हो गई बेनकाब। ऐसे में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ऐसी एक और बड़ी खबर जहां पर पूर्व भारतीय राजनयिक का सबसे बड़ा खुलासा, कहा G20 के दौरान नशे में धुत थे जस्टिन ट्रूडो, विमान में मिली थी कोकीन। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते विवाद के बीच एक और नए से नया खुलासा हो रहा है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो को लेकर नया खुलासा हुआ है। दरअसल जब ट्रूडो G20 समिट में शामिल होने नई दिल्ली के दौरे पर आए थे तो उनके विमान में कोकीन मिली थी। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने एक टीवी डिबेट में खुलासा किया कि जब जांच एजेंसी के खोजी कुत्तों को उनके विमान में कोकीन का बैग मिला था, जहां सम्मेलन के बाद सभी मेहमान अपने देश वापस लौट गए तो ट्रूडो को प्लेन में खराबी की वजह से भारत में ही रुकना पड़ा था। ट्रूडो के आरोपों के बाद से भारत और कनाडा के बीच काफी तनातनी आ गई है। ट्रूडो ने पिछले हफ्ते भारत पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें भारतीय सरकार ने बेतुका करार दिया है। आर्मेनिया, पोलैंड, जॉर्जिया और ऐसे तमाम देशों में भारत के राजदूत के तौर पर तैनात रहे दीपक वोहरा ने एक न्यूज चैनल पर ट्रूडो को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब ट्रूडो G20 के लिए भारत आए थे तो स्नीफर डॉग्स ने एयरपोर्ट पर ट्रूडो के प्लेन में कोकेन का पता लगाया था। जी हाँ, इसके बाद से ही इस पर चर्चा होने लगी है कि क्या ट्रूडो की स्थिति इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के समय वाकई G20 के समय ठीक नहीं थी। ट्रूडो G20 के बाद आयोजित राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान के लिए आयोजित डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अब कई लोग अब दीपक वोहरा के बयान को इससे जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस खबर से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो वो अपने देश यानी कनाडा के लिए कितने सीरियस हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। जिसको G20 जैसे हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कोकीन वहां पर लिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये बड़ा ही शेमफुल है जस्टिन ट्रूडो और पूरे कनाडा के लोगों के लिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री को पद पर बैठाया है जो हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए भी और देश के गंभीर मुद्दों के लिए भी कोकेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल ने शी जिनपिंग के सुरक्षा सिद्धांत को नकार दिया। पीएम प्रचंड ने कहा ये हमारे हित में नहीं। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपने पड़ोसी देश चीन का दौरा किया, जहां एक तरफ दुनिया भर के देश चीन की आक्रामक और विस्तारवादी रणनीति के खिलाफ है, वहीं उसका पड़ोसी देश नेपाल उस पर प्रेम जता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन का रुख कर रहे हैं। 8 दिवसीय चीन यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी और संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने स्पष्ट रूप से चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी के सुरक्षा सिद्धांत का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि दोनों देशों ने सीमाओं के संयुक्त निरीक्षण पर सहमति जताई है। प्रचंड की बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में चीन के प्रधानमंत्री ली ने कहा कि नेपाली पक्ष चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक विकास पहल का समर्थन करता है और GDI के मित्र समूह में शामिल होने पर विचार करेगा। नेपाल की मीडिया के अनुसार प्रचंड ने शी के नए सिद्धांतों GSI और JCI का स्वागत करने के लिए चीन के दबाव को दरकिनार कर दिया, लेकिन GDI का समर्थन किया है। दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, रेलवे, सड़क, चीन ने नेपाल को जमीन से लेकर हवा तक में दे दिया बड़ा ऑफर। भारत का सताया डर। आपको बता दें, नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराए चीन ने अब हिमालयी देश को बड़ा ऑफर दिया है। चीन के दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ मुलाकात के बाद चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने यह प्रस्ताव दिया। चीन ने कहा कि वो नेपाल को अपने बंदरगाहों से जोड़ने, रोड, रेलवे, एविएशन, दूरसंचार और बिजली के क्षेत्र में मदद को तैयार है। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल एक जमीन से घिरा देश है और उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहिए। चीनी प्रधानमंत्री का यह प्रस्ताव
प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब भारत ने नेपाल तक रेल दौड़ा दिया है और कई अन्य रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दोस्तों, प्रचंड के साथ मुलाकात के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को BRI के तहत संयुक्त निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सहयोग बढ़ाने का मुख्य आधार है। बता दें कि प्रचंड 23 सितंबर से 30 सितंबर तक चाइना में ही रहेंगे और नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड को पूरे तरीके से अपने वश में करने की कोशिश में हर संभव प्रयास कर रहा है चाइना। अब देखना यह होगा कि क्या नेपाली पीएम चीन के वश में हो पाएंगे या भारत और अमेरिका का दबाव रंग लाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां संयुक्त अरब अमीरात को चावल भेजेगा अपना भारत, दोस्ती के लिए बदल डाला नियम। बता दे, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। घरेलू मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने जुलाई में निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अजीज दोस्त यूएई के अनुरोध पर भारत ने नियम बदल दिए हैं। इससे पहले भारत सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान और इंडोनेशिया में भी निर्यात की मंजूरी दी थी। सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूएई के लिए शिपमेंट को नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। दुनिया के चावल के सबसे बड़े निर्यातक देश भारत ने उच्च अनाज मुद्रास्फीति को कम करने के लिए विदेशी बिक्री पर रोक लगा दी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि विदेश मंत्रालय द्वारा ऐसे राजनयिक अनुरोधों को मंजूरी मिलने के बाद वो मित्र देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए एक शिपमेंट की अनुमति देगी। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां चीन में आर्थिक तबाही का असर CPEC का विस्तार नहीं करेगा ड्रैगन। कंगाल पाकिस्तान ने टेक दिए घुटने। जी हां दोस्तों, कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब चीन से तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। चीन ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बीच चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर या CPEC के और ज्यादा विस्तार को मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान चाहता था कि चीन ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में CPEC के जरिए निवेश करे, लेकिन बीजिंग ने ऐसा करने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से CPEC के और ज्यादा विस्तार पर चीन ने रोक लगा दी है। वहीं पाकिस्तान ने चीन के आगे घुटने टेकते हुए ग्वादर में कोयला आधारित बिजली संयंत्र लगाने की चीन की योजना का विरोध छोड़ दिया है। यही नहीं, चीन की विभिन्न मांगों को भी पाकिस्तान ने पूरा करने का वादा किया है। CPEC पर संयुक्त समिति की बैठक में चीन और पाकिस्तान के बीच मतभेद साफ देखे गए हैं। इसकी वजह से आम सहमति बनने में 1 साल की देरी हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म के क्षेत्र में POK में CPEC का विस्तार करने पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। जी हाँ, चीन ने POK में सीमा पार टूरिज्म के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन ने जलवायु परिवर्तन पर भी पाकिस्तान प्रस्ताव को नकार दिया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर दक्षिण कोरिया ने दुनिया को दिखाई महाविनाशक ताकत, टैंक, मिसाइल, ड्रोन। टेंशन में आया किम जोंग उन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच लगातार तनाव चल रहा है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने मंगलवार को एक सैन्य परेड का आयोजन किया। इसमें उसने महाविनाशक हथियारों के शस्त्रागार का प्रदर्शन किया। राजधानी सियोल की सड़कों पर टैंक, मिसाइल समेत अन्य हथियार दिखाए गए। सशस्त्र बलों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ पर यह परेड आयोजित की गई थी। उत्तर कोरिया के साथ तनाव के बीच दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के करीब आ रहा है। सियोल एयरबेस पर समारोह और प्रदर्शन के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ राष्ट्रपति यूं सुक योल भी मौजूद थे, जिन्होंने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी। बारिश में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसके शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। 2013 के बाद परेड का आयोजन पहली बार हुआ है। सड़कों पर दर्शकों की भारी भीड़ थी। बारिश में भी लोग परेड को देखने के लिए इकट्ठा थे। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण कोरियाई लोगों में सैनिकों जितना शौर्य और बल नजर आया है, उनके अंदर कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया से बदला लेने की एक आग जगी हुई है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत विरोधियों पर शिकंजा से जुड़ी खबर। पहले संपत्तियों की कुर्की, अब OCI कार्ड रद्द करने की तैयारी। आखिर क्या होगा इससे, बता दे। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीते दिनों ही सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब ये कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक तत्वों के विदेशी फंडों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही OCI कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके रद्द हो जाने से कार्ड धारकों को मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। इस बीच सवाल उठते हैं कि आखिर भारत खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। OCI कार्ड रद्द करने की योजना है, तो ये कार्ड क्या है, क्या इससे छूट मिलती है, आपको बता दें। भारतीय एजेंसियों ने शनिवार को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पन्नू की चंडीगढ़ स्थित कोठी और अमृतसर स्थित जमीन को
एएनआई ने कोर्ट के आदेशों के बाद अटैच कर दिया पन्नू की संपत्ति पर यह कार्रवाई। अमृतसर में दर्ज देशद्रोह के एक मामले को लेकर की गई। गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब ने अचानक लिया कड़ा फैसला। परेशान पाकिस्तान ने की मिन्नतें, लेकिन एक नहीं सुनी सऊदी अरबिया ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सऊदी अरब ने इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में हज यात्रा के लिए जो नई नीति बनाई है उससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि 905 कंपनियों की जगह अब केवल 46 कंपनियां ही पाकिस्तान से हज का संचालन करेंगी। पाकिस्तान ने सऊदी से अपने फैसले की समीक्षा करने को भी कहा था, लेकिन सऊदी अरब अब राजी नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने छोटी अवधि की हज यात्रा की नीति बनाई है। सोमवार को पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री अनीक अहमद ने सीनेट पैनल को बताया कि धार्मिक मसलों के मंत्रालय ने नई नीति में छोटी अवधि की हज यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही कार्यवाहक संघीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज के संचालन करने वाली कंपनियों की संख्या में जो भारी गिरावट की है उसे लेकर सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बैठक के दौरान समिति के सदस्य मौलाना अब्दुल करीम ने कहा कि 905 कंपनियों का संचालन 46 कंपनियों में सिमटने में दिक्कत होगी। जी हाँ, जवाब में मंत्री अहमद ने कहा कि हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सऊदी से 1 साल के लिए नरमी का अनुरोध कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बलूचिस्तान में लोगों की हत्या कर रही पाकिस्तानी सेना। मानवाधिकार परिषद कार्यालय के बाहर लगी तस्वीरें। बता दें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक हो रही है। मानवाधिकार परिषद के कार्यालय के बाहर बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों ने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलोच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मैंगल ने कहा कि हमारे इकट्ठा होने का मकसद संयुक्त राष्ट्र का बलूचिस्तान की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और हमें हर रोज सोशल मीडिया के जरिए खबर मिलती है कि वहाँ लोगों का अपहरण किया जा रहा है और जिन लोगों का पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण किया जाता है उनके शव अलग अलग इलाकों में मिलते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका ने चीनी नौसेना के जहाज को नहीं दी रुकने की इजाजत। विदेश मंत्री ने कहा भारत की चिंताएं सबसे अहम। जी हां, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने चीन के जहाज को श्रीलंका में रुकने की अनुमति नहीं दी है, इजाजत नहीं दी है। अली साबरी ने कहा कि भारत की चिंताएं श्रीलंका के लिए अहम है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है या यूं कह ले एसेंशियल है। बता दें कि चीनी नौसेना के जहाज शिनयान 6 को अक्टूबर में पूर्वी श्रीलंका के बंदरगाह पर करीब 3 महीने तक रुकना था। इस पर भारत ने जासूसी होने की आशंका जताते हुए इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अब श्रीलंका के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। साबरी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है हमने चीनी जहाज को अक्टूबर में श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी, जो कि सही भी है और हमारे लिए भी बहुत अहम है। हमने हमेशा कहा है कि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी कहा कि विदेशी जहाजों के श्रीलंका आने और यहाँ के क्षेत्र में कोई गतिविधि करने को लेकर एक एसओपी बनाई गई है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के मिसाइल हमले से दहला रशिया कमांडर समेत 34 सैनिकों की हुई मौत। पुतिन को तगड़ा और बड़ा झटका। बता दें यूक्रेन ने रशिया को लेकर एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने कहा है कि रशिया के काला सागर बेड़े पर हमला किया गया है। इस हमले में कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोवर 33 और सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया है कि ये एक मिसाइल हमला था जिसे पिछले दिनों सेवस्तोपोल के क्रीमिया बंदरगाह पर हुआ था। काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर यह हमला किया गया था। रशिया के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने क्रीमिया प्रायद्वीप में सेवस्तोपोल पर यूक्रेन के मिसाइल हमले को फेल कर दिया है। अधिकारियों के दावे से अलग अलग यूक्रेन की तरफ से बयान हैरान करने वाला आया। जी हाँ दोस्तों, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने बेलबेक एयर स्पेस के पास एक मिसाइल सिस्टम दागी है। सेवस्तोपोल के मॉस्को की तरफ से नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजवोजायेव ने टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लीकेशन पर यह बात कही है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर पुणे में गणेश पंडाल में लगी आग। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को निकाला गया सुरक्षित। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक गणेश पंडाल में मंगलवार शाम को आग लग गई, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनफुले के साथ पूजा कर रहे थे। घटनास्थल के वीडियो में लोकमान्य नगर इलाके में भगवान गणेश जी के अस्थायी पंडाल के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। आग लगती दिखाई दे रही है, जिसके बाद नड्डा को सकुशल कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल लिया गया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि सामने गुरुजी गणेश मित्र मंडल द्वारा स्थापित पंडाल में आतिशबाजी के कारण
आग लगी है। पुणे शहर के भाजपा अध्यक्ष और धीरज धारे और सुरक्षा कर्मी नड्डा को पंडाल से सुरक्षित बाहर ले गए। आग लगते इलाके में बारिश शुरू हो गई, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिली। ऐसे में दोस्तों कमेंट में जय गणेश मंगल गणेश जरूर लिखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर एमपी में शिवराज नहीं, भाजपा ने मैदान में हैवी वेट नेताओं को उतार कर दिए कड़े संदेश। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी, सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे केंद्रीय मंत्रियों को मध्य के चुनावी दंगल में उतारने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर संशय बरकरार रखा है। इस कदम के जरिए पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश किया कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का रास्ता खुला रहेगा और साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठित करने और गुटबाजी पर लगाम कसने का प्रयास भी जारी रहेगा। जी हां, 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भाजपा को कांग्रेस से इस चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है और कहीं ना कहीं राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का सांसद भी सत्ता विरोधी लहर को कम करने में सफल नहीं रहा। सत्ता बचाए रखने के अपने प्रयास के तहत भाजपा ने जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उम्मीदवार बनाया है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव भी कम है। मसलन तोमर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, वहीं पटेल लंबे समय से महाकौशल क्षेत्र में पार्टी का प्रमुख चेहरा है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक, मुंबई के लीलावती अस्पताल में हालत अस्थिर। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, मुंबई के लीलावती अस्पताल में है भर्ती। दरअसल वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक आया है, उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका बीपी हाई हो गया था, इसीलिए वे अस्पताल गए, वहां उनकी जांच की गई और फिर एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी करने के तुरंत बाद ब्लॉकेज पाया गया और एक स्टेन लगाया गया। आज वे आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत अस्थिर है। बाद में उन्हें प्राइवेट वार्ड में ट्रांसफर किया जाएगा। अस्पताल ने जानकारी दी है कि शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ने की वजह से भर्ती किया गया, उनकी एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां खत्म हुआ इंतजार, अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आ गई निकल कर तारीख। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। दास ने बताया कि 15 जनवरी से 24 जनवरी का अनुष्ठान होगा। हमारी ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया और इस पर जवाब भी आ गया है। अब यह तय हो चुका है कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख की ही होगी। इस कार्यक्रम के लिए और भी लोगों को बुलाया गया। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी खुश हैं रामलला के लिए, रामलला के इस मंदिर के लिए, तो कमेंट में जय श्री राम भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों, जितना आज हो सके। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी?